हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पार्ट 3 अब तक आ चुके हैं। ये वाला होने वाला है पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी किसकी करनी है, हमने हेलो एल्केन्स की या फिर मैं बोलूं एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स की या फिर अल्काइल हैलाइड की। अब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करेंगे वो हम 3 टाइप से करेंगे। किससे करेंगे? 3 टाइप से। अब वो कौन कौन से टाइप्स होने वाले हैं? सबसे पहले हम जो प्रिपेयर करेंगे किसको, हेलो एल्केन्स को, वो हम करेंगे फ्रॉम दी एल्कोहल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्रिपरेशन एल्कोहल से करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हम करेंगे फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। किससे करने वाले हैं हम? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड नंबर आएगा वो आएगा हमारा हैलोजन एक्सचेंज। अब हम जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को करेंगे। अब पार्ट 1 के अंदर फ्रॉम द एल्कोहल हम एल्कोहल की जो रिएक्शन कराएंगे वो किस किस के साथ में कराएंगे ताकि हमें क्या मिले, हेलो एल्केन मिले। पहले हम कराएंगे हैलोजन एसिड्स के साथ। किसके साथ कराते हैं? हैलोजन एसिड्स के साथ। दूसरा जो हम रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। तीसरा जो हम रिएक्शन को कराते हैं वो किसके साथ में कराते हैं हम? थायोनिल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, SOCl2। ठीक, इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हम जो कराते हैं सबसे पहले जो हमारा सब पार्ट है वो क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म कराएंगे। ठीक है, दूसरा हम एल्कीन्स से क्या करेंगे, फ्रॉम एल्कीन्स हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड्स को। हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, जो मेन रिएक्शन होती है। एक तो होती है फिंकल-आइंस्टीन रिएक्शन और दूसरी हमारी क्या होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या है, नेम रिएक्शन भी है, फिंकल-आइंस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमें फ्रॉम एल्कोहल्स करना है जिसके अंदर 3 सब पार्ट्स है। उसके बाद हमें करना है फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स और थर्ड वन जो लास्ट है हमारा वो हमने करना है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फ्रॉम दी एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम तीनों क्या लेंगे, सब पार्ट लेंगे, हैलोजन एसिड वाला भी, फॉस्फोरस हैलाइड वाला भी और थायोनिल क्लोराइड वाला भी। तो अभी जो हम करने लगे हैं वो हम कौन सा करने लगे हैं, फ्रॉम दी एल्कोहल्स। तो अब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे हम, फ्रॉम एल्कोहल्स रिएक्शन करा के हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड्स को। तो फ्रॉम एल्कोहल्स में नंबर 1 में जो हमारा सब पार्ट था ए, वो क्या था कि हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की हैलोजन एसिड्स के साथ में। ठीक है, हैलोजन एसिड्स के साथ में। अब सबसे पहले तो हमें समझ में यही आना चाहिए कि हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं। हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ग्रुप नंबर के 17 के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम इस एक्स से डिनोट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैलोजन्स। ठीक है, एसिड्स, एसिड्स देखो ये एसिड्स ना हम 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव को आउट करते हैं। एक थ्योरी भी है ना, वो कौन सी है, अरीनियस की, है ना, कि अरीनियस एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हैलोजन एसिड्स क्या बने, एसिड्स मतलब जो H प्लस को देंगे और हैलोजन मतलब हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो हैलोजन एसिड्स क्या बनेंगे, मैं लिखती हूँ अगर HCl, मैं लिखती हूँ HBr, है ना, HI, HF, ये हमारे क्या है, सारे के सारे हैलोजन एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैलोजन भी है और यहाँ से H प्लस भी बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, एक हैलोजन एसिड है। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन करेंगे एल्कोहल की वो किसके साथ में करेंगे, हैलोजन एसिड्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक ना जनरल एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास है ROH,
ये है एक एल्कोहल। इस एल्कोहल की रिएक्शन में कराती हूँ हेलोजन एसिड के साथ। ये हेलोजन मैंने क्या माना, एक एक्स माना, यहाँ पे कोई भी हेलोजन आ सकता है। तो जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ में कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, RX प्लस का वाटर। तो ये जो RX है यही हमारा क्या होता है, अल्काइल हलाइड या फिर हेलो एल्केन। ठीक है, तो एल्कोहल की रिएक्शन जब हमने HX के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें अल्काइल हलाइड मिला और साथ में क्या मिला, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिला। अब बात ये है कि ये RX यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है HX। HX हमने अभी देखा, ये एक हेलोजन एसिड है जिसमें H प्लस निकलता है और X माइनस। ये प्रोटोन है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास है हेलोजन जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मेरे पास है ZnCl2 जो कि यहाँ पे क्या है, एक कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को प्रोसीड आउट कराना, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, लेकिन बिना अपना उसके अंदर पार्टिसिपेशन किए हुए। ठीक है, दूसरा जो ZnCl2 होता है ये एक पोलर सोल्वेंट होता है जो कि इस RO बॉन्ड के अंदर क्या करता है, पोलैरिटी को डेवलप करता है। अब R यहाँ पे क्या है, कोई भी ना एल्काइल ग्रुप है, जैसे अगर वो CH3 है, C2H5 है, तो उसके अंदर कार्बन तो है ना, तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ऑक्सीजन होता है ग्रुप नंबर 16 का मेंबर, R मतलब जिसके अंदर कार्बन है ये ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है। तो अगर हम देखें जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ग्रुप 14 से ग्रुप 16 की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा किससे, इस R ग्रुप से। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा तो R के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब सिंपली करना क्या है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से मिला दो, तो क्या बन गया, वाटर, और इस R पॉजिटिव को आप मिला दो X नेगेटिव से, जो बन जाएगा RX। तो यही तो आया था हमारा, RX और वाटर, एल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हमें मिला अल्काइल हैलाइड प्लस साथ में क्या मिला, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, अब बात ये है कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ और 2 डिग्री अल्कोहल से लेती हूँ, तब तो हम ZnCl2 को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। लेकिन अगर मेरे पास जो अल्कोहल है ना वो 3 डिग्री का है, तो फिर हम ZnCl2 को यूज नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, सिंपली कि अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, जिस भी बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं रिएक्शन करा रही हूँ उसमें हम सिंपली कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं, उसको शेक करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हमें अपना वो स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड मिल जाता है जो कि क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब क्या रीजन है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ तो ZnCl2 को यूज करेंगे, बट 3 डिग्री में यूज क्यों नहीं करते। अब अगर हम इस चीज को समझे तो उसके लिए ना एग्जांपल लेंगे हम 1 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी और 3 डिग्री का भी। तो अगर मैं लिखती हूं यहाँ पे CH3OH, इसकी मैं रिएक्शन कराती हूं किसके साथ में, HX के साथ में। अब मैं यहां पे लेती हूं CRRHOH प्लस का HX। थर्ड है मेरे पास C, 3 मैंने इस पे R ग्रुप लगा दिए हैं, OH प्लस का HX। मैं ये कह रही हूं कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले केस के अंदर मैं जो रिएक्शन करा रही हूं वो होएगी तो ZnCl2 के प्रेजेंस में होएगी, बट अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ थर्ड वाला, इसमें हम ZnCl2 की को नहीं लेते, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या रीजन है, देखो ये वाला जो अल्कोहल है ना, ये है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे निकालते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब मैंने पार्ट 1 के अंदर कवर करा रखा है। तो अगर आपको ये चीज पूरा डिटेल में जाननी है तो पार्ट 1 को जाके देख लेना। एक बार अगर हम यहाँ पे भी देखें
वो कार्बन जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो वो है सेकेंडरी। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो वो क्या है, टर्शरी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3X प्लस का वाटर, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RRHX प्लस का वाटर, और यहाँ पे CRRX प्लस का वाटर, ये बन रहा है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl को के साथ में इस टर्शरी अल्कोहल को शेक करा देते हैं, और रूम टेम्परेचर पे ये हमारा प्रोडक्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमें मिल जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में तो हम ZnCl2 ले रहे हैं, 3 में नहीं ले रहे हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ये है, देखो कि जब ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, जब ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, तो ये वाले बॉन्ड जैसे ही टूटते हैं, हमने अभी भी देखा था, तो यहाँ पे बनता है पॉजिटिव चार्ज, OH वाले पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे Cr2H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो क्या आ रहा है, देखो ये वाला जो CH3 पॉजिटिव है ना, ये मेरे पास जो कार्बोकटायन आया है, ये आया है 1 डिग्री का कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन है 2 डिग्री का, और ये वाला कार्बोकटायन जो मेरे पास आया है, ये कौन सा आया है, 3 डिग्री का। और हमें पता है कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होती है 1 डिग्री। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, अब जब हमारा ये जो रिएक्टेंट था CH3OH, अगर ये इस तरीके से टूटा तो CH3 पॉजिटिव बना, और CH3 पॉजिटिव है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, और अगर हमारा इंटरमीडिएट ही लेस स्टेबल है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा फिर स्टेबल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकटायन की क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती है, इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए हमें बाहर से कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ता है, ताकि हमारी रिएक्शन वहां पे प्रोसीड आउट हो सके। 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो वहां पे हमें कोई बाहर से एक्स्ट्रा कोई कैटलिस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे खुद से ही क्या हो जाती है, प्रोसीड आउट हो जाती है। तो क्या रीजन था, रीजन ये था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री जो कार्बोकटायन बनते हैं रिएक्शन के दौरान, जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट हमारे लेस स्टेबल बनते हैं। तो ताकि रिएक्शन हो सके, उसके लिए हम ZnCl2 को यूज करते हैं। वहीं पे 3rd डिग्री वाले केस में, क्योंकि कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमें बाहर से कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम इसको शेक करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हमारा ये स्पेसिफिक जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये रीजन था किसका, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ZnCl2 को यूज करने का, और 3 डिग्री में यूज ना करने का। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एक चीज और देखें कि चलो ठीक है, हमने अल्कोहल की रिएक्शन तो करा दी हेलोजन एसिड्स के साथ, बट मैं हेलोजन एसिड्स भी तो मेरे पास कितने सारे हैं ना। अब अगर मैं फिर से जनरल केस लूं कि चलो मेरे पास है ROH, अब मैंने यहाँ पे जो HX लिया, अब ये HX कौन कौन सा हो सकता है, क्योंकि X तो मेरे पास फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो अब इस ROH के साथ में अगर एक बार मैं ले लेती हूँ HI, एक बार मैं ले लेती हूँ HBr, एक बार मैं लेती हूँ HCl, एक बार मैं ले लेती हूँ HF, तो कौन से वाले के साथ में जो रिएक्शन होगी वो हमारी जल्दी से हो जाएगी, कौन से वाला, हमारा जो हेलोजन एसिड है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो HI को अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को, आयोडीन का साइज है बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का साइज है बहुत छोटा, तो इनकी जब ओवरलैपिंग हुई होगी, वो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड यहाँ पे क्या बना है, वीक। जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही जल्दी H+ निकलेगा और I- निकलेगा।
जितना जल्दी यहाँ से चार्जेस का सेपरेशन होगा उतना ही जल्दी ये वाला ब्रेकआउट करेगा, जितना ये ब्रेकआउट करेगा उतना ही ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फर्दर रिएक्ट करेंगे और हमें अपना स्पेसिफिक क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ऑर्डर क्या होएगा, उसका रिएक्शन का रेट क्या होएगा, उसका फास्टर होएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो HI, HBr, HCl और HF, तो जो ऑर्डर हो जाएगा ना रिएक्टिविटी का वो क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में HI जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा हेलोजन एसिड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन बीइंग कि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होके हमें अपना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो HI वाले की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को अगर हम देखते हैं पूरी सीरीज को, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और HF यहाँ पे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो रीजन हमने देखा क्या कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो HF को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, इन चारों में से मैक्सिमम देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसकी जो रिएक्टिविटी होगी ना वो सबसे क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्कोहल्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा सब पार्ट था एल्कोहल्स में फ्रॉम दी हेलोजन एसिड्स वो होता है कंप्लीट। इसके बाद अब अगर हम बी वाले पार्ट पे आते हैं तो बी में क्या था हमारे पास, फॉस्फोरस हैलाइड है ना। अब हमारे पास क्या था कि अगर हम एल्कोहल को रिएक्ट करा देते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में। अब देखो फास्फोरस हैलाइड्स भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, या तो PX3 हो जाए या क्या हो जाए, PX5 हो जाए, या तो PX3 हो जाए या PX5 हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ एल्कोहल है ना, और एल्कोहल की मैं रिएक्शन कराती हूँ PX3 के साथ में, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हमारे पास PX3 होता है तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसी के केस में ही आगे भी जो हम रिएक्शंस करेंगे, बाकी आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे भी हम देखेंगे कि जहां पे भी PX3 आ रहा है ना वहां पे H3PO3 हमारा क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट। तो इस चीज को तो हम भूलने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पे H3PO3 बना, ठीक है, फॉस्फोरस यहां से बाहर निकला, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और 3 ही ऑक्सीजन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिख दूं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 3R बचे, और यहाँ से मेरे पास क्या बचे, 3X बचे। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, प्लस का 3RX, और जो हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये बात कब की, जब हमने क्या लिया है, PX3। लेकिन अब अगर मैं PX3 को लेने के बजाय मैं क्या ले लूं, अब इस बार मैं ले लेती हूं एल्कोहल के साथ अब PX5। क्या ले लेते हैं, PX5 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर PX5 को हम लेंगे तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा POX3। फिर से हम ये याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास PX5 आएगा तो POX3 तो वहां पे पक्का बनेगा। अगर देखो यहाँ से POX3 बना तो यहाँ से P भी बाहर निकला, 3 हेलोजन निकले, तो क्या बचा, सिर्फ 2 हेलोजन X2 है ना, एक ऑक्सीजन यहां से गया। अब यहाँ पे एक R बच रहा है और एक बच रहा है हाइड्रोजन, एक R है एक हाइड्रोजन है, 2 है हेलोजन, तो एक आप हेलोजन को इधर चिपका दो, एक को इधर। ठीक है, तो RX और HX, तो क्या बना, HX बना प्लस का RX बना, और जो कि हमारा फिर से क्या है, एक अल्काइल हैलाइड, और यही तो हमें बनाना था। ठीक है, तो PX3 के साथ जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ये बात हम याद रखेंगे कि H3PO3 ही बनेगा बाय प्रोडक्ट, PX5 में POX3 और HX बनते हैं हमारे बाय प्रोडक्ट। इसको याद रख लो, फिर आगे तो हम बैलेंसिंग से कर ही देंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास X है ना वो स्पेसिफिक है कि वो क्लोरीन ही है।
मीन्स ये जो PX3 है ना, ये PCl3 है, और ये जो PX5 है ये है PCl5। मतलब ये मेरे पास है PCl3, ये मेरे पास है PCl5। तो यहां पे भी क्या बना, Cl, POCl3, Cl और Cl। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे जो हेलोजन है स्पेसिफिक वो क्लोरीन ही है। देखो क्लोरीन इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, PI3 बनेगा, PBr5 बनेगा, PIF5 बनेगा, और ये हमारे स्टेबल नहीं होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर ये अनस्टेबल होते हैं दैट मीन्स कि हमें ये इस फॉर्म में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते इस फॉर्म में। और अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हम कैसे PI3, PI5, PBr5 या PBr3 इनके साथ में रिएक्शन करा सकते हैं एल्कोहल्स की, है ना। बट ये भी है कि अगर मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक RI चाहिए, RBr चाहिए, तब क्या होगा। तो अगर वो वाला केस हम देखें तो फिर देखो क्या होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर अब मैं एल्कोहल की रिएक्शन करा रही हूं, है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि हम रेड फास्फोरस को लेंगे किसके साथ में, डाई हेलोजन के साथ में। अब मेरा जो डाई हेलोजन है वो स्पेसिफिक है यहाँ पे कि वो X2 क्या है, या तो वो Br2 है या फिर वो I2 है। क्यों, क्योंकि जब भी हम रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ में, और X2 है हमारे Br2 और या फिर I2, तो इस वाली रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिलते हैं, PI3, PI5, है ना, PBr5 या PBr3। तो होता ये है कि सपोज करो मैंने ये एक लिया है बीकर, इस बीकर में मेरे को क्या करना है कि मेरा जो एल्कोहल है ना, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, RBr के अंदर या फिर RI के अंदर, इस वाले मेथड को यूज करके। तो अब अगर इसके अंदर एल्कोहल है तो इसी के अंदर हम डाल देंगे रेड फास्फोरस, इसी के अंदर हम डाल देंगे साथ में अपना डाई हेलोजन, जो कि या तो Br2 होगा या होगा I2, ताकि जैसे जैसे ये वाली रिएक्शन चले ना, साथ में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए किसकी, PBr5, PI5, इन सब की। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वाला प्रोसेस चलेगा साथ में ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये इस वाले के साथ साथ चलता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू का मतलब ये है कि हमने PI3, PBr5 नहीं यहाँ पे स्पेसिफिक लिया, बट हमने वो वाली चीजें ले ली जिनसे हम उस स्पेसिफिक PI3, PBr3 को बना सकते हैं, PI5 को या PBr5 को बना सकते हैं। तो हमने उन चीजों को उस पर्टिकुलर बीकर या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जिसके अंदर हमें रिएक्शन करानी थी, ताकि रिएक्शन के दौरान ये बन जाए। क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता तो इसका जो लाइफ टाइम है वो उतना ही है कि पहले हम उसको अगर रिएक्शन के टाइम पे ले फिर वो रिएक्ट करे। तो रिएक्शन के साथ साथ ये बनता है और साथ में हमें यहाँ से क्या दे देता है, या तो RBr दे देता है या फिर RI दे देता है, जो है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो क्या रीजन था कि PX3 और PX5 हमने क्लोरीन ही लिए, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ये वाले पर्टिकुलर कंपाउंड्स हमारे स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हम रेड फास्फोरस के साथ इनके पर्टिकुलर हेलोजन को लेते हैं ताकि रिएक्शन के दौरान वहां पे फॉर्मेशन हो जाए और हमें अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाए। इसीलिए इसको बोला जाता है इन सीटू प्रोसेस, मतलब रिएक्शन में ही डाल दी वो सारी चीजें जिनसे वो PI3, PBr3 ये सब बनेंगे। तो ये था हमारा किसका केस, फास्फोरस हलाइड्स वाला केस। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है सी वाला पार्ट। और सी वाला पार्ट क्या था कि जब हम अब एल्कोहल्स की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, थायोनिल क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं, SOCl2, इसी से जानते हैं ना हम तो, SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब फिर से हमने करना ये है कि हम लेंगे एल्कोहल, एल्कोहल की मैं रिएक्शन कराऊंगी अब SOCl2 के साथ में। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस का HCl।
अब ये कैसे मिला, करना ये है ROH, इन बॉन्ड्स को ऐसे आप तोड़ दो, ठीक है। यहां से SO उठा लो इसके साथ, ये क्या बन गया SO2। दो मेरे पास बचे क्लोरीन, एक को उधर भेज दो, एक को उधर, बिल्कुल सिंपल। क्या किया, ROH के बॉन्ड को पूरा खोल दो, R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को तोड़ दो, SOCl2 में से सॉरी SO को उठाओ, यहाँ पे रखो बीच में, SO2 बना, एक तरफ Cl दूसरी तरफ भी Cl, तो RCl बना और HCl बना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बना, अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, HCl है, ये क्या है, गैसेस फॉर्म में है, मतलब इनका जो नेचर है यहाँ पे वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होते हैं जो गैसेस की फॉर्म में एस्केप आउट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो अगर मैं ये वाली रिएक्शन कराती हूँ, मुझे सिर्फ ये मिलेगा, SO2 और HCl नहीं मिलते क्योंकि वो यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जितने भी मैंने A, B और C पार्ट किया, इनमें से ये है कि ये जो थर्ड वाला मेथड होता है ना, ये सबसे सुटेबल होता है, सबसे हमारे लिए अच्छा होता है। अब ये वाला मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल क्यों है, उस चीज को हम देखते हैं। भाई रिएक्शन तो हमने हेलोजन एसिड के साथ भी कराई है ना, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी कराई, तो थायोनिल क्लोराइड में ऐसा क्या अलग है कि ये वाला मेथड सबसे सुटेबल है। तो क्यों है ये, देखो सबसे सुटेबल, कि अगर मैं बात करती थी हेलोजन एसिड की, जब मैंने ROH की रिएक्शन कराई थी HX के साथ में, तो मेरे को वहां से मिला था RX प्लस का वाटर, है ना, ZnCl2 के साथ मैंने कराई थी रिएक्शन। दूसरा, जब मैंने ROH की रिएक्शन कराई थी PX3 या PX5 के साथ में, तो वहां से हमें क्या मिला था, RX तो मिला ही था दोनों केस में, PX3 में H3PO3 मिला था, इसमें POX3 भी मिला था, है ना, एक और बाय प्रोडक्ट मिला था। और जब मैंने ROH की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ में, तो मेरे को यहां से RCl मिला, SO2 मिला और HCl मिला। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला मेथड हमारा सबसे प्रिफरेबल है, सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो ये वाला सुटेबल क्यों है, क्योंकि जब मैंने अल्कोहल की रिएक्शन थाइमिल क्लोराइड के साथ में कराई ना, तो यहाँ से जो मेरे को अल्काइल हैलाइड मिला वो प्योर फॉर्म में मिला। क्यों, क्योंकि ये जो गैसेस थी ना, ये तो यहाँ से उड़ चुकी है। अगर ये गैसेस नहीं है तो फिर मेरे को रिएक्शन मिक्सचर किसका मिला, मेरे को तो प्योर मिला ना अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मेरे को अल्काइल हैलाइड जो मिला है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिला है, वाटर के अंदर, है ना, वाटर के अंदर मिला है ना RX, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, RX का। ये भी हमारा एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म होती है, और ये भी लिक्विड फॉर्म है। तो ये हमें दोनों इकट्ठे मिलेंगे, मतलब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, इनको प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी प्योरिफिकेशन की जरूरत है, इसमें भी हमें इनको सेपरेट करना है। पर थर्ड वाले मेथड में बिना किसी प्योरिफिकेशन के हमें जो मिल रहा है ना, अपना पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड, वो हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी गैसेस बनती हैं वो वहीं पे क्या हो जाती है, एस्केप आउट। तो इसलिए थर्ड वाला जो मेथड होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की विद थाइनाइल क्लोराइड, ये सबसे सुटेबल मेथड हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो था ना कि हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं, वो हो जाता है खत्म। इसके बाद अब जो आएंगे, हम आएंगे फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब अगर मैं आती हूं हाइड्रोकार्बन्स पे, तो देखो क्या होता है। अब हम आते हैं फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी ना हमारे पास देखो दो पार्ट थे। फर्स्ट वाला था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और दूसरा क्या था, फ्रॉम दी एल्कीन्स। तो यहाँ पे हम करते हैं अभी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। अब सबसे पहले कि जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है वो हमेशा 3 स्टेप्स के अंदर होता है। वो 3 स्टेप कौन से होते हैं, सबसे पहले चेन का कराते हैं इनिशिएशन, दूसरा अपनी चेन को कराते हैं प्रोपोगेशन, तीसरा हम अपनी चेन का कराते हैं टर्मिनेशन, उसको रोकते हैं, ठीक है, चेन का उसको स्टॉप कराते हैं, चेन का टर्मिनेशन। तो जब भी हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराते हैं या हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू किसी रिएक्शन को कराते हैं, तो हमें इन 3 स्टेप से पास होना पड़ता है। सबसे पहले चेन का इनिशिएशन, फिर चेन का प्रोपोगेशन, देन लास्ट चेन का टर्मिनेशन।
अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 और इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट। ठीक है, ये मैं कराती हूँ। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, हमारे पास है Cl2 और Cl2 भी किसकी प्रेजेंस में है, यूवी लाइट या फिर हीट। मतलब जब भी हमारे पास Cl2 किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, तो Cl के बॉन्ड के बीच में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल के। क्या हुआ है यहाँ पे, होमोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई अगर Cl2 है उसकी रिएक्शन हम सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पे होती है होमोलिटिक फ्यूजन। अब अगर सपोज करो यहाँ पे डार्क होता या मैं कोई लुईस एसिड ले लेती तो फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल ना बनता, फिर क्या बनता, फिर या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल बनता या न्यूक्लियोफाइल। मतलब एक Cl पे पॉजिटिव चार्ज आता और एक Cl पे क्या जाता, नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे Cl पे अभी क्या बन रहा है, रेडिकल। क्यों, क्योंकि ये Cl2 हमने किसके प्रेजेंस में लिया है, सनलाइट की। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जब भी Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तभी बस उसमें से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से फ्री रेडिकल बना। चलो ये वाला स्टेप है हमारा चेन का इनिशिएशन। हमने चेन को इनिशिएट तो करा दिया, कैसे करा दिया कि हमने वहां पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करा दी। ये होता है फर्स्ट स्टेप की चेन इनिशिएशन हुआ, हमारा फ्री रेडिकल बना। इसके बाद अब अगर मेरे को करानी है चेन की प्रोपोगेशन, तो अब प्रोपोगेशन को समझाने के लिए ना मैं इतनी लंबी चेन नहीं लेती यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब मेरे को प्रोपोगेशन समझाना है तो मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे ना सीरियल रेडिकल के साथ में ना मीथेन ले लेती हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल मीथेन। अब मीथेन हमारा ऐसे होता है। ठीक है, तो मेरे पास है Cl रेडिकल। अगर मेरे पास Cl रेडिकल है तो इस मीथेन के अंदर भी क्या हो सकता है, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन है ना। होमोलिटिक फ्यूजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ करा दो क्योंकि चारों के चारों क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस का H रेडिकल। तो Cl रेडिकल और H रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो क्या आ जाएगा, CH3 रेडिकल। ये इतना बना कि HCl बना और CH3 रेडिकल बना। अब हमारी रिएक्शन में क्योंकि Cl2 तो है हमारे पास अभी भी, तो जो ये CH3 रेडिकल है ना, ये जो CH3 रेडिकल है ये फिर से Cl2 के साथ जाएगा। Cl का फिर से होमोलिटिक फ्यूजन होगा, एक Cl रेडिकल दूसरा Cl रेडिकल। तो यहां से फिर से बनेगा CH3Cl और Cl रेडिकल, फिर से Cl रेडिकल बना। तो ये क्या हो रही है, चेन प्रोपोगेट हो रही है, चेन आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं और उसके साथ में क्लोरीन जुड़ता जा रहा है और क्लोरीन का रेडिकल बनता जा रहा है। बट अब अगर मेरे को इस चेन को यहीं पे स्टॉप करना है, मेरे को इसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, तो क्या होएगा। तो अगर देखो मेरे को इसको टर्मिनेट कराना है तो मेरे को जो स्टेप यहाँ पे कराना पड़ेगा, अब वो कराना पड़ेगा चेन टर्मिनेशन। तो क्या कराएंगे हम, चेन का टर्मिनेशन। तो अगर हम चेन का टर्मिनेशन कराएंगे ना, तो चेन का टर्मिनेशन कितने तरीके से हो सकता है कि या तो जो Cl रेडिकल मेरे पास बना था लास्ट में प्रोपोगेशन वाले में, और जो स्टार्टिंग में बना था इनिशिएशन वाले में, ये आपस में मिलके बना ले Cl2, है पॉसिबल। या जो Cl रेडिकल बना लास्ट में वो CH3 रेडिकल के साथ मिलके बना ले CH3Cl, या ये जो CH3 बने ये ही आपस में क्या कर ले, C2H6 बना ले, है ना। तो ये क्या है, ये वो पॉसिबल वेज है जिससे हम अपनी चेन को टर्मिनेट करा सकते हैं। अब बात समझने की ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास Cl2 था ना वो एक्सेस में था, Cl2 क्या था, एक्सेस में था। लेकिन यहाँ पे जो Cl2 है ना वो वन इक्विवेलेंट है। मींस अगर मैं अब हम समझते हैं क्योंकि हमने चेन इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन देख लिया ना, अब हम इस वाली रिएक्शन को करते हैं। फिर से Cl2 है, Cl2 के किसके साथ है, सनलाइट के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो Cl रेडिकल बन जाएंगे, बने दो Cl रेडिकल।
उसके बाद क्या होता है कि वो जो Cl रेडिकल होता है ना, वो फर्दर उसने किसके साथ रिएक्शन करी थी, अभी जो हमने देखा था कि Cl रेडिकल ने ना मीथेन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl प्लस का Cl रेडिकल बनाया था, सॉरी इसने बनाया था, सॉरी HCl बनाया था और CH3 रेडिकल, है ना, ये बनाया था CH3 रेडिकल और HCl। तो क्योंकि मेरे पास वहां पे क्या था, सिर्फ एक कार्बन था, तो एक ही CH3 का वहां पे रेडिकल बना। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो एक जैसे हैं। अगर आप इस CH3 को देखते हो और इसको देखते हो, इन दोनों का एनवायरमेंट एक जैसा है। क्यों? क्योंकि इनके इधर तो कोई नहीं है, बट इस साइड है CH2 दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं दोनों को लिख देती हूँ A मतलब A टाइप के हैं, CH2 इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इनका जो टाइप है वो क्या है, B। ये भी क्या है, एक टाइप के हैं। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो टाइप है वो कितना है, 2 टाइप है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल की वो भी कितने टाइप से होगी, 2 टाइप से। मींस मेरे पास जो फ्री रेडिकल बनेगा या तो वो बनेगा CH2 रेडिकल, CH2CH3 जो बनेगा A के कारण, है ना। अगर मैं लिखूं B वाला तो ये बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने CH2 रेडिकल इधर लिखा तो आप भी इधर लिखो, आप इसको ले लो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, और इस वाले में चाहे इसको ले लो, ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हमने टाइप देखे कितने हैं, और उतने ही टाइप के हमने क्या बना दिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल को बना दिया। अब हमने फ्री रेडिकल को यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। अच्छा, अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये इससे आगे नहीं चलेगा। क्या कारण है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे Cl2 लिया वो लिया है एक इक्विवेलेंट, और वो हमारा खत्म हो चुका। इससे पहले जो मैंने आपको CH4 के केस में बताया, वहां पे Cl2 हमने क्या लिए थे, एक्सिस में, तो प्रोपोगेट चेन होती जा रही थी, है ना, हमने उसको स्टॉप किया था। बट यहाँ पे आगे प्रोपोगेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने एक ही इक्विवेलेंट क्या लिया है, Cl2, और जिसने अपने रेडिकल क्या कर दिए थे, इनिशिएशन में बना दिए। उसके बाद प्रोपोगेशन में हमारे पास क्या होगा, ये 2 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल आ गए। अब क्या होएगा, अब होएगा ये कि ये जो रेडिकल था इस पे आके वो Cl आ जाएगा, एक बार इस पे वो Cl आ जाएगा, यही होएगा, है ना। तो मेरे पास एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक मेरे पास बनेगा ये प्रोडक्ट। लेकिन अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होएगा और कौन सा क्या होएगा, माइनर होएगा। तो मेजर प्रोडक्ट वो वाला होएगा जिसके अंदर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। क्या थी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे कार्बोकैटायन की होती है सेम, कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम होता है हमारा मिथाइल रेडिकल। ठीक है, अब 3 डिग्री ज्यादा, 2, 1, और सबसे लीस्ट क्या है हमारा, मिथाइल रेडिकल। तो इस वाले कार्बन को अगर मैं देख रही थी तो यहाँ पे जो रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 डिग्री की, इधर किसकी हुई थी, 2 डिग्री की। ऐसे भी देख सकते हैं कि वो कार्बन जिसपे रेडिकल था उस पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन थे, 1 डिग्री। वो कार्बन जिसपे रेडिकल था उस पे एक ही हाइड्रोजन था, तो 2 डिग्री। फिर से ये चीज पार्ट 1 में हमने बड़े ही डिटेल में कवर कर रखा है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 को जाके देख लेना। ठीक है, तो मेरे पास एक ये प्रोडक्ट बना और एक क्या बना, ये वाला। अब क्योंकि ये 2 डिग्री रेडिकल बना था और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 1 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो एक हमारे पास बना यहाँ से मेजर प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास क्या बना, माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे जो मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड बने हैं ना, ये मोनो एल्काइल हैलाइड्स या फिर मोनो हेलो एल्केन्स बने हैं। रीजन है कि हमने एक इक्विवेलेंट लिया Cl2 का, लेकिन अगर Cl2 हम यहाँ पे एक्सिस में लेते हैं ना तो बार बार रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन हटते जाएंगे, हेलोजन आते जाएंगे, तो हमारे पास जो बनेगा ना वो मोनो हेलो एल्केन की बजाय क्या बनेगा, पोली हेलो एल्केन। तो अगर पोली हेलो एल्केन बनेगा तो हमारे पास Cl2 जब एक्सिस में होगा तब बनेगा। अगर एक ही इक्विवेलेंट है तो एक ही Cl क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को बस रिप्लेस करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि Cl2 क्या है, एक इक्विवेलेंट है, एक से ज्यादा है, एक्सिस में है, तो फिर पोली हेलो एल्केन्स बनेंगे जिसमें Cl बहुत सारे हैं, तो हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और खुद वो
आते जाएंगे। तो ये हमने किया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, अच्छा इस वाली वीडियो में ना हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, उसमें हम फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से करेंगे। एल्कीन से हम वहां पे ना दो चीजों को देखेंगे, एक तो मार्कोनी एडिशन और एक एंटी मार्कोनी एडिशन। उसके बाद आएगी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, वहां पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलो एल्केन्स का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।